स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: मछली पकड़ने का गांव, समुद्री राक्षसों का पता लगाना। मछली पकड़ने वाला छोटा सा गांव ज्यादा दूर नहीं था। जब वे छोटी बाड़ों को पार कर गए जिन्हें केवल सजावट के रूप में माना जाता था, तो समूह ने तुरंत लकड़ी और चट्टानों से बनी कई पुराने घर देखे। समुद्र से लगातार बहने वाली हवा के कटाव से संरचनाएं सुस्त और गीली दिख रही थी। 13 लोगों का समूह स्पष्ट रूप से गांव में चला गया। अंत में उन्होंने गांव में जिन लोगों को देखा, उनकी संख्या उनके समूह से भी कम थी। वह बच्चा जो किनारे पर झुककर मिट्टी में खेल रहा था, तेजी से पलके झपकाने लगा मानो उसने इतने सारे युवा आकर्षक भाई बहन पहले कभी नहीं देखे हो। जब मैजिशियन उसके पास आए तो वह तुरंत एक घर में भाग गया और खिड़की से उन्हें देखने लगा। यह फिर से आप है? क्या आपको नहीं लगता कि आप हमें सिर्फ इसलिए धमका सकते हैं क्योंकि हम गरीब और अशिक्षित हैं? मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम मेरे साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहोगे। लकड़ी के ढेरों से सना हुआ एक बूढ़ा आदमी हाथ में एक विशाल चप्पू लेकर बाहर निकला। बूढ़ा आदमी चमकती आंखों के साथ घोड़े की मुद्रा में खड़ा था और विशाल चप्पू को मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे कि वह उन्हें लेने के लिए तैयार हो। बूढ़े मछुआरे के नेतृत्व में कुछ अन्य युवक औजार लेकर बाहर निकले। अंत में वे कुल मिलाकर केवल 8 थे, जिनकी संख्या आक्रमणकारियों से भी कम थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि युवकों की आंखें चौड़ी हो गई मानो उन्होंने ऐसी खूबसूरत पहले महिलाएं कभी नहीं देखी हो। हालांकि उनके गांव की सबसे सुंदर महिला, जिसके बारे में वे हमेशा कल्पना करते थे, उसकी त्वचा भी चिकनी और कोमल थी, लेकिन अपने सामने परी युवतियों को देखने के बाद वे पूरी तरह से उसे भूल गए। उनकी त्वचा जैड की तरह सफेद थी और उनके पैर लुभावने थे। उनकी पतली कमर थी और उनके चेहरे स्पष्ट सूरजमुखी जैसे थे। श्रीमान, क्या यह किसी प्रकार की समझ है? हम यहाँ पहली बार आए हैं, हम बस आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, वेद ने कहा। ऐसी हरकत करना बंद करो। आपने कंक्रीट से कुछ घर बनाए हैं और उन ग्रामीणों को धोखा दिया है जिनमें दृढ़ संकल्प की कमी थी। आपने उनसे यह कहते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए मानने का भी आग्रह किया है कि यह हमारे अपने भले के लिए है। बहुत बुरा, मुझे पता है कि तुम हमारी जमीन लेने की योजना बना रहे हो, बूढ़े मछुआरे ने श्राप दिया। मैजिशियनों का समूह सचमुच अच्छे कपड़े पहने हुए था। आखिरकार राष्ट्रीय टीम का प्रत्येक उम्मीदवार अपेक्षाकृत धनी पृष्ठभूमि से आया था। सामान्य परिवार के लोग भी अपनी क्षमताओं से आसानी से कुछ पैसा कमा सकते हैं। बूढ़ा मछुआरा उनकी असाधारण पहचान बताने में सक्षम था। उसे विश्वास नहीं था कि चालाक रियल एस्टेट एजेंटों के अलावा कोई भी जानबूझकर उनके गांव का दौरा करेगा। मैजिशियन अवाक रह गए। ग्रामीणों को यह बताने का कोई मतलब नहीं होगा कि उन्हें हेलीकॉप्टर से बाहर निकाल दिया गया था, भले ही सलाहकारों ने उनके साथ यही किया था। हम एक भ्रमणशील पर्यटक समूह से हैं। हम यहाँ बस तटरेखा का अनुसरण कर रहे थे। हम यहाँ केवल दिशा निर्देश पूछने, यह देखने के लिए आए थे कि पास में कोई बंदरगाह है या नहीं, मेघना ने त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताया। बाहर घूमने वाला पर्यटक समूह, वह क्या है? बूढ़े मछुआरे ने भ्रमित दृष्टि से पूछा। बूढ़े आदमी, यह साहसी युवा पुरुषों और महिलाओं का एक समूह है जो किसी सुदूर यात्रा पर जा रहे हैं। शहरी लोग इसे पसंद कहते हैं कि यह रोमांचकारी है, एक दुबले पतले आदमी ने कहा। ओह, तो आप स्टेट एजेंट्स नहीं हैं? बूढ़े मछुआरे ने पूछा। बिल्कुल नहीं। क्या हम आप वास्तव में एक स्टेट जैसे दिखते हैं? रैनो ने मुस्कुराते हुए कहा, जानबूझकर उन लोगों को कुछ आकर्षक आंखें दिखाई। आदमियों के सिर घूम गए। ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी नजर लगभग दरार में चली गई थी, जिसे रैनो ने जानबूझकर अपनी लो कट शर्ट से उजागर किया था। ठीक है, मुझे माफ करें,
आपने कहा था कि आप बंदरगाह ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बस कुछ दर्जन किलोमीटर तक खाड़ी के पार तटरेखा का अनुसरण करें और आप जल्द ही बंदरगाह देखेंगे, बूढ़े मछुआरे ने मित्रवत होते हुए कहा। धन्यवाद, हमें रात होने से पहले बंदरगाह पर पहुंचना है, मेघना ने कहा। समूह ने सिर हिलाया। वे तुरंत उस दिशा में चले गए जिस दिशा में बूढ़े मछुआरे ने इशारा किया था। जब समूह रवाना हुआ तो ग्रामीण भी पीछे पीछे चले। मर्दों की नजरें उछलते नितंबों से हट नहीं पाती थी। बूढ़े आदमी, हम उन्हें इसके बारे में बताना भूल गए, दुबले पतले आदमी ने कहा। ठीक है, जल्दी करो, जाओ और उन्हें चेतावनी दो, बूढ़े आदमी ने कहा। मैं जाऊंगा, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, मैं जाऊंगा। समूह ज्यादा दूर नहीं चला था कि एक दुबला पतला आदमी जोर जोर से हाँफते हुए उनके पास आया। आखिरकार उसने आदर्श और आहान को पकड़ लिया, जो समूह में सबसे पीछे चल रहे थे। वो अपनी सांस लेने के लिए रुका था। दुबले पतले आदमी ने कहा, तुम बहुत तेज चलते हो, मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए इतनी दूर तक दौड़ना पड़ा। आदर्श मुस्कुराया। यह कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि वे सभी मैजिशियन थे। भले ही वे चल रहे थे, लेकिन उनकी गति आम लोगों की तुलना में बहुत तेज थी। क्या गलत है? आदर्श ने पूछा। मेरी बात सुनो, यहाँ चारों ओर समुद्री राक्षसों के बारे में अफवाहें हैं। कई स्थानों पर अटैक हो रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी यात्रा के दौरान तट रेखा से दूर रहे। यदि तुम समुद्री राक्षसों को देखो तो बस भाग जाओ, दुबले पतले आदमी ने कहा। क्या हम सुरक्षित क्षेत्र के अंदर नहीं हैं? फिर भी समुद्री राक्षस क्यों होंगे? रेणु ने अपने होठों के पास के सौंदर्य स्थान को छुआ और अपनी जीभ उस दुबले पतले आदमी पर दिखाई, जैसे कि वह उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही हो। पतला आदमी आसानी से इसके झांसे में नहीं आया। उसने सख्ती से कहा, समुद्री राक्षस काफी समय से आसपास है, लेकिन किसी कारण से अधिकारियों ने उनसे निपटने के लिए कभी किसी को यहाँ नहीं भेजा है। मैंने तो यह भी सुना है कि हमारे बगल के गांव के कुछ मछुआरे मछली पकड़ने गए थे और लापता हो गए। हम समुद्री राक्षसों से बहुत डरते नहीं हैं। भाई, आप हमें बंदरगाह तक क्यों नहीं ले जाते? मैं तुम्हें बहुत इनाम देने का वादा करती हूँ। रेणु ने उस आदमी के कंधे को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, वह आदमी कुछ देर के लिए झिझका और सिर हिलाकर बोला। ठीक है, गांव में करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मुखिया हमें समुद्र में मछली पकड़ने जाने नहीं देंगे। अगर आप मछली नहीं पकड़ सकते तो आप क्या खाएंगे? आदर्श ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। जो स्टॉक हमने रखा था, लेकिन वह केवल कुछ महीनों तक ही चलेगा। मुझे बंदरगाह शहर में घूमना होगा और देखना होगा कि वे समुद्री राक्षसों से निपटने के लिए किसी को कब भेजेंगे। अगर वे समुद्री राक्षसों से छुटकारा नहीं पाते तो हम मछली पकड़ने भी नहीं जा सकते, दुबले पतले आदमी ने कहा। यह पूरी तरह से अनावश्यक है। आपको बस वहां मेरा मार्गदर्शन करने की जरूरत है और मैं आपके लिए समुद्री राक्षसों को खत्म कर दूंगी। यह मेरे हाथ हिलाने जितना आसान है, रेणु ने कहा। मैं तुम्हें बंदरगाह तक ले जाऊंगा। जहां तक समुद्री राक्षसों की बात है, इसे भूल जाइए। वे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके खिलाफ आम लोग खड़े हो सकते हैं। मैंने दूसरे गांव के आदमी को यह कहते हुए सुना कि समुद्री राक्षस लगभग 5 मीटर लंबे थे। उनका एक भी दंश हमारी नावों को आधा फाड़ सकता है। यह डरावना है, दुबले पतले आदमी ने गंभीरता से कहा। रेणु ने बातचीत जारी रखे बिना मुस्कुराई। उस दुबले पतले आदमी का नाम मैग्नल था, जो एक सामान्य भोला भाला युवक वयस्क था जो शायद ही कभी गांव छोड़ता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले अपने परिवार के साथ मछुआरे के रूप में काम कर रहा था। तटरेखा के किनारे के गांव धनी नहीं थे। मछली पकड़ने वाले कई गांव काफी गरीब थे। ऊपर से यातायात उतना विकसित नहीं था, इसलिए गांव काफी सामंती था। रेणु नाखुश थी। उसने सोचा कि अपने आकर्षण से वह आसानी से एक गांव के लड़कों को आकर्षित कर सकती है। हालांकि
मैगलन की खुद को नियंत्रित करने की क्षमता रेणु की अपेक्षा से परे थी। वास्तव में आदर्श ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि भले ही मैगनल अच्छा व्यवहार कर रहा था, लेकिन वह कभी कभी नंदिनी को उसके काले वस्त्र और काले जूते में देख लेता था। आदर्श मैगलन की सुंदरता की शुद्ध प्रशंसा से बहुत परेशान नहीं था। हालांकि अनिकेत जैसे व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए जो अपनी विकृत आंखों से झांकता रहता था, यह केवल समय की बात होगी जब तक कि वह उस आदमी की आंखें खोदकर बाहर ना निकाल ले। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल वे चीजें जो दूसरे नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि शहर के लोगों की सहन शक्ति कमजोर होती है, जो कुछ मील चलने के बाद शिकायत करेंगे और आराम करने के लिए कहेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सभी इतने अच्छे फिट हैं। मैं पहले से ही जोर से हाँफ रहा हूं, लेकिन आप में से कोई भी बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा है, पसीने की एक बूंद भी नहीं, मैगनल ने पूरी तरह से प्रभावित होते हुए कहा। यहां तक कि समूह की खूबसूरत लड़कियां भी अभी भी सामान्य रूप से सांस ले रही थी। बाकी लोगों की तो बात ही छोड़िए। उसे यह समझ में नहीं आया कि गांव वाले हमेशा यह क्यों कहते थे कि शहरी लोगों को लाड़ प्यार दिया जाता है। ग्रुप में हर किसी का स्टैमिना उससे बेहतर था। क्या तुमने मैजिशियनों के बारे में सुना है? रेणु काफी जिद्दी थी। यह स्पष्ट था कि वह युवक को पूरी तरह से आकर्षित करना चाहती थी। ऐसे में वह उससे बात करने और उसे चिढ़ाने के लिए बहुत इच्छुक थी। मैजिशियन? बेशक, हमारे गांव का कोई व्यक्ति मैजिक हाई स्कूल में दाखिला लेने में कामयाब रहा। आप संभवतः इसकी कल्पना नहीं कर सकते। सजावट और रोशनी, यहां तक कि उसने गांव की सबसे सुंदर लड़की से शादी भी कर ली। मेरे चाचा ने मुझसे यह भी कहा कि अगर मैं मैजिशियन बन जाऊं तो मैं बेसिक रूप से गांव की किसी भी लड़की से शादी कर सकता हूं जिससे मैं प्यार करता हूं। मैगनल ने उत्साह से कहा। यह स्पष्ट था कि वह मैजिशियनों की अत्यधिक प्रशंसा करता था। जिस लड़की लैन का तुमने जिक्र किया, क्या वह मेरी तरह सुंदर थी? रेणु ने अपने होठों को आकर्षक तरीके से घुमाया। मैगनल ने कभी इतनी खूबसूरत बालों वाली महिला से इतनी करीब से बात नहीं की थी। जब उसने धीरे से कहा, नहीं, करीब भी नहीं, उसकी काली त्वचा थोड़ी लाल होगी। तो मैं कम सुंदर हूं? पहले से ही उत्तर जानने के बावजूद रेणु ने करीब जाकर पूछा। वह तुम्हारी तरह सुंदर नहीं है, मैगनल ने थोड़ा हकलाते हुए उत्तर दिया। मैगलन, मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मैं एक मैजिशियन हूँ, बहुत शक्तिशाली मैजिशियन हूँ, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं गांव में जो भी आदमी पसंद करूंगी उसे चुन सकती हूँ? रेणु ने भोले भाले युवक को चिढ़ाना जारी रखा। मुझे लगता है मैगनल को पता नहीं था कि सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। जबकि मैगनल अपने विचारों में खोया हुआ था, रेणु लोमड़ी की तरह हंस रही थी। मैगनल इतना घबरा गया था कि उसने अपना सिर ना उठाने की जिद की। फिर भी उसे कुछ बात देखने की तीव्र इच्छा हुई। फिर क्या कहा गया, यहां तक कि सेंट्स का भी ओटाकू से कोई मुकाबला नहीं है। यह मैगनल बहुत छोटा, बहुत भोला के लिए किया गया है। आदर्श के बगल में आहन ने कहा। आदर्श ने सिर हिलाया। यह वैसा ही था जैसा आहन ने वर्णित किया था। शुरुआत में मैगनल ने केवल नंदिनी को गुप्त रूप से देखने की हिम्मत की, लेकिन जैसे जैसे रेणु उसे चिढ़ाती रही, उसकी रक्षा की रेखाएं जल्दी ही ढह गई। वह जल्द ही लोमड़ी के सामने समर्पण कर देगा और उसकी पूंछ के सामने घुटने टेक देगा। लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करने में वास्तव में कुछ समय लगा। मैगनल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि समूह में मजबूत मैजिशियन शामिल हैं, यहां तक कि उनके कदम भी विभिन्न एलिमेंटों के मैजिक से मंत्रमुग्ध थे। इस प्रकार उनकी गति सामान्य लोगों की तुलना में बहुत तेज थी। मैगनल की पहले से ही सांसें थम रही थी। हालांकि वेद को अभी भी ऐसा लग रहा था कि वे चलने में बहुत अधिक समय बर्बाद कर रहे हैं। दुर्भाग्य से उन्हें नेतृत्व करने के लिए मैगनल की आवश्यकता थी, अन्यथा वे उसे बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुके होते। समूह ने अंततः उस खाड़ी को देखा जिसका उल्लेख बूढ़े मछुआरे ने आधा दिन चलने के बाद किया था।
खाड़ी आश्चर्यजनक थी। एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह था कि भूमि खरपतवार से ढकी हुई थी, क्योंकि इसकी ठीक से देखभाल नहीं की गई थी। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उन्हें कुछ इमारतें दिखाई दी। उनमें से अधिकांश खाड़ी के चारों ओर घुमावदार लंबी फॉर्मेशनें टाइप थी, जो एक सुंदर दृश्यों के साथ स्वीट्स को पूरी तरह से प्रदर्शित करती थी, जिसका वर्णन रियल एस्टेट एजेंट करना पसंद था। इमारतें नई बनी थी, लेकिन आसपास गंदगी थी। कभी कभी वे निर्माण श्रमिकों के एक समूह को पास में कुछ काम करते हुए देखते थे। यह बहुत संभव था कि आसपास के दृश्यों और आधुनिक विकास के आधार पर स्वीट्स को अविश्वसनीय कीमत पर बेचा जाएगा। जैसे ही वे आगे बढ़े और एक पहाड़ी को पार किया, उन्हें तुरंत समुद्र के काफी करीब स्थित एक शहर मिला, जिसका नाम था फुगडान शहर। फुगडान शहर औसत आकार का था। इसका पैमाना अमृत शहर से बहुत बड़ा था, फिर भी हांगझो शंघाई से जैसे महानगरों की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। यही वह बंदरगाह है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। मैंगनल ने हाई नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, जो समुद्र की ओर बह रही थी। समुद्र की ओर मुख करके बंदरगाह का निर्माण करना असामान्य था, क्योंकि यदि पानी पर्याप्त गहरा नहीं होता तो दुर्घटनाएं होती। फुगटान हार्बर स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। कई बड़े जहाज बंदरगाह पर खड़े थे। नदी बेहद चौड़ी थी, जो सीधे विशाल महासागर तक जाती थी, जिसका दूसरा सिरा काफी अंदर तक फैला हुआ था। यह हाई नदी काफी आकर्षक थी। आमतौर पर इस आकार का एक बंदरगाह एक प्रमुख शहर में पाया जाएगा, लेकिन यह जगह थोड़ी तंग दिखती है, आहान ने कहा। शेखावत फाइनेंशियल ग्रुप के अगले उत्तराधिकारी के रूप में आहान विकास और अर्थव्यवस्था से संबंधित स्थिति का आसानी से विश्लेषण कर सकता है। पूरी ईमानदारी से कहे तो बंदरगाह एकदम सही था। शहर में या समुद्र से बाहर, दोनों ही तरीकों से यह बह रही थी, जिससे यह एक अत्यंत परिवहन उपकरण बन गया, जिससे किसी भी पैमाने के जहाजों को बंदरगाह पर खड़ा होने की अनुमति मिल गई। आमतौर पर इस आकार के बंदरगाह के साथ 200 किलोमीटर के भीतर के लोगों के लिए गरीबी में रहना अनुचित था। यह अजीब था कि रास्ते में वे जिन गांवों और कस्बों से गुजरे, वहां विकास का अभाव था। शायद नगर परिषद अक्षम है, आदर्श ने कहा। असंभव। यहां तक कि सबसे खराब नगर परिषद भी इतने अच्छे बंदरगाह के साथ इससे बेहतर काम कर सकती है। यदि मेरे पास पर्याप्त पूंजी होती तो मैं तुरंत इस बंदरगाह में निवेश करता। मैंने जमीन खरीदने के लिए बहुत बड़ा निवेश किया है। इससे मुझे केवल 3 से 5 वर्षों में आसानी से अच्छा लाभ मिलेगा। अरे मैं पूरा शहर भी खरीद लूंगा, आहान ने गंभीर स्वर में कहा। जैसा कि फाइनेंशियल शेखावत ग्रुप से उम्मीद थी, वह सीधे एक शहर खरीदने की मांग कर रहा था, जानवर जैसे व्यक्ति ने कहा। जानवर जैसी शक्ल सूरत के बावजूद वह बेहद संकीर्ण सोच वाला था। ऐसा महसूस हुआ कि वह हमेशा किसी बात को लेकर नाखुश था, खासकर आहान से, जिन्होंने टीम में अपनी जगह बना ली थी। व्यापार का अवसर, क्या आप नहीं समझते? आहान ने तिरस्कार पूर्वक कहा। यह काफी है। बंदरगाह पर जाए और पूछे कि क्या जापान जाने वाला कोई जहाज है। वेद ने बातचीत को बाधित किया और टीम के सामने चला गया। अगर हमें जहाज भी मिल गया तो भी यह बेकार है। हमारी पहचान की जांच किए बिना वे हमें अंदर नहीं जाने देंगे। जानवर जैसा आदमी, जितेंद्र ने कहा। जितेंद्र, ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आपको अपने दिमाग का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने नहीं सोचा था कि जहाज पर घुसने का रास्ता ढूंढने के लिए उनके लिए कोई बड़ी समस्या होगी। मेरा नाम जितेंद्र है। उसके माथे पर काली रेखाएं उभर आई जब आदर्श ने उसे जीतू कह के पुकारा। आदर्श, क्या आपको लगता है कि हम अपनी पहचान की समस्या को कैसे हल कर सकते हैं?
वेद ने पलटकर पूछा। हर किसी के पास ऐसी समस्याएं होती है जिन्हें वे हल नहीं कर सकते, लेकिन मैजिशियन के रूप में हम उनकी इन समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं। इतने बड़े बंदरगाह में मुझे यकीन है कि हर कोई लापरवाह जीवन नहीं जी रहा है। हम इन लोगों की मदद करेंगे और बदले में वे हमें जापान ले जाएंगे। यह इतना आसान है। आदर्श एक हंटर था। वो अच्छी तरह से जानता था कि ऐसे शहर में योग्य हंटरों या मैजिशियनों की सख्त जरूरत थी। वे बिल्कुल खाली हाथ थे। उनके पास जो कुछ बचा था वह उनकी असाधारण क्षमताएं थी। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका लोगों की समस्याओं को हल करना था, चाहे वे हंटर या भाड़े के सैनिकों के रूप में काम कर रहे हों। तुम्हारे लिए यह कहना आसान है। कोई इतना दयालु है कि बिना पहचान के कुछ लोगों को जापान भेज दे? तस्करी एक अपराध है, जितेंद्र ने कहा। इसलिए हमें वो काम करने होंगे जो आम लोग नहीं कर सकते। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।